हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 20 अप्रैल 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं, यानी हु हैज बिकम द चीफ ऑफ इंडियन नेवी। आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं। वाइस एडमिरल हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, तो उन्हें अब नौसेना की कमान दे दी गई है। और याद रखिएगा कि उन्होंने आर हरि कुमार का स्थान लिया है, यानी अभी तक आर हरि कुमार नौसेना के प्रमुख थे, अब उनके स्थान पर दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। दोस्तों, एडमिरल आर हरि कुमार 30 अप्रैल 2024 को रिटायर हो रहे हैं, तो उनके स्थान पर दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के प्रमुख बनाए गए हैं। अगर हम वर्तमान में दिनेश कुमार त्रिपाठी की बात करें तो वो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख हैं। वह अति विशिष्ट सेवा पदक और नौसेना पदक प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, भारतीय नौसेना की कमान और उनके मुख्यालय डिस्कस कर लेते हैं। तो पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय विशाखापत्तनम में, पश्चिमी नौसेना कमांड का मुख्यालय मुंबई में और दक्षिणी नौसेना कमांड का मुख्यालय कोच्चि में है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो सौरभ गर्ग को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। संजना सांघी स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अनुराग कुमार सीबीआई के संयुक्त निदेशक बने हैं। सच्चिदानंद मोहंती यूजीसी के सदस्य बने हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है कि तरुण बजाज यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख बने हैं। सुशील शर्मा SJVN लिमिटेड के CMD बने हैं। इसके अलावा हरेंद्र सिंह राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच बने हैं और किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो ये नियुक्तियां भी आप नोट कर सकते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक ऐप पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इन सभी को प्राप्त कर लीजिएगा ऐप से। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंचने का अनुमान है? 144 करोड़। दोस्तों, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है और इसमें ये अनुमान लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या 144 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो इस प्रकार से भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। अगर हम 144 करोड़ की जनसंख्या में बात करें भारत की, तो 24% ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 0 से 14 वर्ष है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में 2 गुनी होने का अनुमान है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि 17% जनसंख्या की आयु 10 से 19 वर्ष के बीच है और 26% जनसंख्या की आयु 10 से 24 वर्ष के बीच में है और भारत की 7% जनसंख्या 65 वर्ष या उससे अधिक की आयु है। तो ये सभी आंकड़े आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की 74 वर्ष बताई गई है। जनसंख्या के मामले में चाइना दूसरे नंबर पर है और इसकी जनसंख्या बताई गई है 142.5 करोड़। 2011 में जो पिछली जनगणना हुई थी भारत की, तो उस दौरान भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे 1967 में स्थापित किया गया था और यह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक सहायक अंग है और यह यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य केंद्र सरकार को सौंपा गया है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित रूप से 1881 से पहली बार जनगणना करवाई गई थी और पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। और भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? हेनरी प्लाउडेन। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। 2011 में जो जनगणना हुई थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी। C चंद्रमौली वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या है 121.5 करोड़। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। भारत का लिंगानुपात 943 है और आपको याद रखना है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को एक्सपोर्ट की है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के सहयोग से बनाई जाती है और ये भारत की अब मिसाइल बन चुकी है। अब इसको फिलीपींस देश को सौंपा गया है, यानी कि भारत ने फिलीपींस को ये मिसाइलें दी हैं, यानी कि उसको बेची हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त करने वाला फिलीपींस पहला बाहरी देश बन गया है, यानी भारत के अलावा अब फिलीपींस के पास भी ब्रह्मोस मिसाइल पहुंच गई है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के एक समझौता किया था। तो ये जो समझौता था ये $375 मिलियन का था या 3,130 करोड़ रुपए का था। तो इन दोनों देशों के बीच में 3,130 करोड़ रुपए की डील हुई थी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। दोस्तों, ये जो मिसाइल है इनकी स्पीड है 2.8 मैक और मारक क्षमता है 290 किलोमीटर। दोस्तों, फिलीपींस को जो मिसाइल सौंपी गई है उसकी स्पीड ध्वनि की गति से 2.8 गुना ज्यादा है। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो अब 21,000 करोड़ के पार हो गया है, यानी अब भारत दूसरे देशों को अपने रक्षा से संबंधित उपकरण बेच रहा है। तो जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 21,000 करोड़ के पार हो गया है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में भारत के रक्षा उपकरणों का एक्सपोर्ट 32.5% रहा था। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप किया गया है। ब्रह्मोस को लेकर 1998 में भारत और रूस के बीच में समझौता हुआ था। भारतीय सेना को 2007 में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल मिली थी। ब्रह्मोस सेकेंड का विकास जारी है, यानी ब्रह्मोस सेकेंड मिसाइल बनाई जा रही है और 15,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होने वाली है। तो आपको याद रखना है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रूस दोनों देशों ने मिलकर के डेवलप की है। रक्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं, यानी डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत ने रूस से अभी हाल ही में इग्ला-एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त किया है। दोस्ती 16 अभ्यास 2024 का आयोजन भारत, मालदीव और श्रीलंका के द्वारा किया गया है। इसके अलावा नौसेना भवन का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। रक्षा क्षेत्र में तकनीकी विकास करने के लिए अदिति योजना शुरू की गई है। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर एक नया बेस INS जटायु स्थापित किया है। भारतीय नौसेना जहाज सुमेधा का केन्या के पोर्ट लामू में उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 9। तो अभी हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है और इसमें भारत ने 9 मेडल जीते हैं, जिनमें 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और आपको याद रखना है कि ये जो 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित की गई थी इसमें भारत के 30 पहलवान शामिल हुए थे और ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में किया गया है। सिल्वर मेडल किसने किसने जीता है? तो उदित, राधिका, अंजू और हर्षिता ने सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा अभिमन्यु, विकी, शिवानी पवार और अंतिम और मनीषा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आपको याद रखना है कि 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाला है और भारतीय पहलवानों में से केवल एक महिला पहलवान है जिनका नाम है अंतिम पंघाल। तो उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा प्राप्त किया है, यानी वो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में भारत ने 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। सनराइजर हैदराबाद की टीम ने IPL का सबसे बड़ा स्कोर यानी 287 रन बनाए हैं। तो ये IPL का सबसे बड़ा स्कोर है एक टीम के द्वारा बनाया गया। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का खिताब किसने जीता है? पुनेरी पल्टन ने। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह। अभी हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब बांग्लादेश ने पहली बार जीता है। दोस्तों, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्राप्त किया था।
टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन है? एंजेलो मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका के हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया है। तो 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन हाल ही में अबू धाबी यूएई में किया गया है, क्योंकि जो अबू धाबी है वो यूएई की कैपिटल है। तो यहाँ पर अभी हाल ही में 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का लक्ष्य है खुद को वैश्विक जलवायु कार्रवाई, नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा और जल सुरक्षा, सतत विकास पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना। दोस्तों, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन मस्दर राज्य के स्वामित्व वाली अबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी के द्वारा किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन है? तो वो है फ्यूचर एनर्जी कंपनी। 2024 के प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। तो स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच 2024 का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 बेल्जियम में आयोजित किया गया है। प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक जिनेवा में हुई है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन साउथ कोरिया में हुआ है। भारत टैक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और स्टॉप टीवी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 का आयोजन ब्राजील में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार मिस एआई नामक सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके अंतर्गत विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? तो $20,000 की। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आपने नाम सुना होगा मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया। तो ये सौंदर्य प्रतियोगिता हैं, लेकिन अब एक ऐसी सौंदर्य प्रतियोगिता की जाएगी जिसमें एआई मॉडल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। तो यह दुनिया की पहली एआई सौंदर्य प्रतियोगिता बन जाएगी। दोस्तों, इसके अंतर्गत विजेता को $20,000 की राशि भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, इस प्रतियोगिता का आयोजन 10 मई को किया जाएगा और इसका आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो गूगल डीप माइंड के द्वारा एआई गेमिंग एजेंट सीमा लॉन्च किया गया है। एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट को माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के द्वारा बनाया जाएगा। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजन डेबिन कॉग्निशन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में आईआईटी और रिलायंस इन्फोकॉम ने मिलकर के हनुमान नाम का एक एआई मॉडल बनाया है। दुनिया की पहली एआई सीईओ का नाम क्या है? मिका। और भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर का नाम है लिसा, जिसे ओडिशा टीवी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है, जिसका नाम शांतिगिरी विद्या भवन है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली एआई टीचर का क्या नाम है, तो उसका नाम है आइरिस। यह टीचर केरल के केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल में काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व लीवर दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। तो लीवर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। थीम आपको याद रखनी है, इसकी थीम है अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें, यानी कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। आपको याद रखना है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 20 लाख लोगों की मौत लीवर की बीमारियों के कारण हो जाती है। दोस्तों, लीवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यह मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लीवर है। वयस्क व्यक्ति के लीवर का वजन 1.3 से 1.6 किलोग्राम तक होता है। और लीवर शरीर के रसायनों को पित्त के रूप में फिल्टर करता है। और पित्त, आपको याद रखना है, यह यकृत में ही बनता है, यानी लीवर में बनता है। रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने का काम लीवर का होता है। और जो विषाक्त पदार्थ होते हैं यानी जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको अलग करने का काम लीवर के द्वारा किया जाता है। ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का काम भी लीवर के द्वारा ही किया जाता है। हेपेटाइटिस बीमारी आपने सुनी होगी, उसके बारे में कुछ समय पहले डिस्कशन किया था। तो ये लीवर से संबंधित बीमारी है। स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस,
14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल ने भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक यानी एमडी किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा संतोष विश्वनाथन। तो भारत में इंटेल कंपनी के एमडी कौन बने हैं? संतोष विश्वनाथन। तो उनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। दोस्तों, आपको इंटेल के बारे में याद रखना है कि इसके संस्थापक कौन है? गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नॉइस। सीईओ कौन है? पैट्रिक बी जेलेंस्कर। और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। और यह आईटी से रिलेटेड एक कंपनी है। विश्व की कुछ प्रमुख कंपनियों के सीईओ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला और टाटा सन्स के एन चंद्रशेखरन, मास्टर कार्ड के माइकल माईबैक और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के रोहित जावा और टीसीएस के कृतिवासन और इन्फोसिस के सलील पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए आवश्यक घटकों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति दी गई है? आंसर हो जाएगा 100%। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अभी हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एफडीआई के नियम लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है। तो इसमें उपग्रह निर्माण और डेटा उत्पादों के स्वचालित मार्गों के तहत 74% एफडीआई को मंजूरी दी गई है और उपग्रह प्रक्षेपण यानों और अंतरिक्ष यानों के लिए 49% एफडीआई को मंजूरी दी गई है और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए आवश्यक घटकों के निर्माण के लिए 100% की एफडीआई प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई ट्रैक्स अवार्ड के द्वारा किस हवाई अड्डे को या एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है? आंसर हो जाएगा इसका हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो कतर के दोहा में स्थित है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसे स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। तो दोस्तों, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस एयरपोर्ट ने 2023 में 45 मिलियन से अधिक यात्रियों को सेवाएं प्रदान की हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में एशियाई वर्ल्ड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो उसमें अमेरिका का जो हडर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था वो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना था। दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है दिल्ली एयरपोर्ट। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है और एशियाई ASQ के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिल्ली एयरपोर्ट को दिया गया है। आपको याद रखना है कि 21 एयरपोर्ट वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कौन है? न्योमा, जो कि लद्दाख में है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज की पिटारी को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो विश्व विरासत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। किसे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? सौरभ गर्ग को। और IMF के अप्रैल 2024 पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का संशोधित GDP विकास अनुमान क्या बताया गया है? 6.8%। किस सरकार ने युवाओं को धूम्रपान शुरू करने से रोकने के लिए अप्रैल 2024 में एक ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है? ब्रिटिश सरकार। किसे विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया है? पैट कमिंस को। इसके अलावा भारत किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करेगा? 2030 तक। किस देश में 75 वर्ष में रिकॉर्ड वर्षा हुई है? UAE में। किस अभिनेत्री को टाइम मैगजीन की दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? आलिया भट्ट को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? मध्य प्रदेश ने। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय इतिहास की कुछ प्रमुख संधियां डिस्कस करने वाले हैं। तो सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। सालबाई की संधि 1882 में महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसके अलावा बेसिन की संधि 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। ग्वालियर की संधि दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसके अलावा पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। सुगौली की संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। मंगलौर की संधि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी।
पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में सवाई जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। दोस्तों, पिछली करंट अफेयर्स की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था, तो ये नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर नरेंद्र मोदी जी बताया हुआ है। आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।